प्रिय विद्यार्थियों, कल हम बात कर रहे थे वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं और हमने बात की थी कि वाक्य के प्रकार आकृतिमूलक, रचनामूलक, अर्थमूलक, क्रियामूलक और शैलीमुक्त भेद। सबसे पहले हमने आकृतिमूलक भेदों की बात की थी और उसमें से एक भेद की बात की थी हमने अयोगात्मक वाक्य, जहाँ उद्देश्य और विधेय दोनों में संबंध ना हो। चीनी भाषा मुख्य रूप से अयोगात्मक वाक्य संरचना वाली भाषा है। उसका दूसरा श्लिष्ट योगात्मक वाक्य। श्लिष्ट योगात्मक वाक्य ऐसे वाक्य में प्रकृति और प्रत्यय श्लिष्ट होते हैं, अर्थात मिले हुए होते हैं। हम कह सकते हैं कि उद्देश्य और विधेय दोनों मिले हुए होते हैं। इनमें प्रकृति अर्थात शब्द, धातु और प्रत्यय को अलग करना कठिन है। अगर उद्देश्य और विधेय को अलग अलग कर देंगे तो वाक्य अर्थ नहीं दे पाएगा। भारोपीय परिवार की प्राचीन भाषाएं संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, अवेस्ता आदि इसी प्रकार की भाषाएं हैं, जहाँ प्रकृति और प्रत्यय दोनों अलग अलग नहीं किए जा सकते। तीसरे प्रकार के वाक्य होते हैं अश्लिष्ट योगात्मक वाक्य। अश्लिष्ट ऐसे वाक्य में प्रकृति और प्रत्यय अथवा अर्थ तत्व और संबंध तत्व अश्लिष्ट घनिष्ठता से नहीं मिलना। अश्लिष्ट का मतलब होता है मिले हुए तो होते हैं, यानी वहाँ मिले हुए तो होते हैं लेकिन घनिष्ठता से मिले हुए नहीं होते, ढंग से मिले हुए होते हैं, लेकिन ये नहीं कि एकदम गुत्थम गुत्था हो। प्रकृति और प्रत्यय जुड़े होने पर भी तिल तंडुलवत, तिल और चावल की तरह अलग अलग देखे जा सकते हैं। यानी उसमें आप देखिए ये कह सकते हैं कि उन वाक्यों में या उस भाषा के वाक्यों में उद्देश्य और विधेय जो होते हैं वो दोनों मिले हुए तो होते हैं, लेकिन मिले हुए होने के बावजूद भी उनको अलग अलग करके देखा जा सकता है। संस्कृत में एक सूत्र है तिल तंडुलवत। तिल तंडुलवत अर्थात तिल और चावल की भांति। देखिए तिल और चावल दोनों मिले हुए होते हैं और मिले हुए होते हैं। तिल बहुत छोटा होता है, चावल बहुत मोटा। बड़ा मुश्किल है अलग करना, लेकिन फिर भी अलग किए तो जा सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इसी प्रकार की ये भाषाएं होती है और इनकी वाक्य संरचना होती है। तुर्की भाषा में इसके सबसे सुंदर उदाहरण देखने को मिलते हैं। चौथे प्रकार के वाक्य होते हैं प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्य। प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्य ऐसे वाक्य में प्रकृति और प्रत्यय इतने घनिष्ठ रूप से मिल जाते हैं कि पदों का पृथक करना कठिन होता है। यानी उन शब्दों को वहाँ उद्देश्य और विधेय को अलग अलग करना ही मुश्किल होता है। अलग अलग कर लिया तो अर्थ नहीं निकलेगा। बड़े गुत्थम गुत्था होते हैं ये दोनों, प्रकृति और प्रत्यय। पूरा वाक्य एक शब्द सा हो जाता है, यानी पूरा का पूरा जो वाक्य है एक शब्द के समान हो जाता है। भारत की संस्कृत भाषा में भी ऐसा मिलेगा आपको, जैसे विभावानुभाव विचारी संयोगादृश निष्पत्ति एक शब्द है और पूरा वाक्य है इसमें। ऐसे उदाहरण दक्षिण अमेरिका की वेरिकचेरी की भाषा, पैरानीज पर्वत के पश्चिम भाग में बोले जाने वाली बास्क भाषा आदि में मिलते हैं, जहाँ एक शब्द जो है पूरा का पूरा वाक्य एक शब्द के समान लगता है। वो कहलाती है प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्य वाली भाषा। अब हम बात करेंगे वाक्य के रचनामूलक भेद। रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। वाक्य के रचनामूलक भेद या देखिए भाषा विज्ञान में तो इसको कहा जाएगा वाक्य के रचनामूलक भेद। व्याकरण में इसे कहा जाता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। और रचना के आधार पे या रचनामूलक भेद के आधार पर वाक्य रचना, या ये कह सकते हैं आप कि वाक्य की रचना या गठन के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं या तीन भेद होते हैं। सामान्य या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। सामान्य वाक्य, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, अर्थात ये कह सकते हो आप कि एक संज्ञा होती है, एक क्रिया होती है।
एक संज्ञा और एक क्रिया होती है, इनको सरल वाक्य कहते हैं। और या यूं कह दो जिसमें एक ही क्रियापद होता है, जिस वाक्य में एक ही क्रियापद होता है वह सरल वाक्य होता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, यहाँ वह सर्वनाम है, पुस्तक संज्ञा है और पढ़ता है क्रिया है, ये कहलाएगा सरल वाक्य। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक संज्ञाएं हों और एक से अधिक क्रियाएं हों, लेकिन उन समस्त क्रियाओं का उन समस्त संज्ञाओं के साथ एक ही संबंध होना चाहिए, वो भी सरल वाक्य होगा। जैसे सीता, गीता, सरला, राधा, श्यामा एक साथ उठती बैठती खाती पीती और पढ़ती लिखती हैं। यहाँ जितनी भी संज्ञाएं हैं उनका क्रियाओं के साथ एक जैसा संबंध है। वाक्य यद्यपि रचना के आधार पर बहुत बड़ा है, इसमें संज्ञाएं 3-4 हैं, क्रियाएं 3-4 हैं, लेकिन प्रत्येक संज्ञा का प्रत्येक क्रिया के साथ समान संबंध है, अलग अलग संबंध नहीं है। इसलिए इस प्रकार के वाक्य भी सरल वाक्य कहलाएंगे। दूसरे होते हैं मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और इसके साथ आश्रित उपवाक्य एक या अनेक होते हैं अथवा कई बार नहीं भी होते। यानी एक तो होता है मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य, उसके ऊपर कई आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं, एक आश्रित उपवाक्य हो सकता है और कई बार नहीं भी हो सकते। जैसे जिसके पास धन होता है उसके सभी मित्र होते हैं। यहाँ जिसके पास धन होता है, यहाँ अर्थ तो दे रहा है लेकिन पूरा नहीं दे रहा, ये किसके ऊपर निर्भर है? उसके सभी मित्र होते हैं। जिसके पास विद्या है उसका सर्वत्र आदर होता है। ये वाक्य एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। तीसरे होते हैं संयुक्त वाक्य। इसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य का मतलब होता है कि उसमें जो उपवाक्य होते हैं वो अपना अर्थ प्रकट करने में पूर्णतः समर्थ होते हैं, लेकिन वे किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उनकी निर्भरता दूसरे वाक्य के स्वतंत्र वाक्य के साथ जुड़ी रहती है। इसमें या इनके साथ आश्रित उपवाक्य एक या अनेक होते हैं अथवा नहीं भी होते। जैसे जब मैं गुरु की कुटी पर पहुंचा तो वह स्नान करने नदी पर गए हुए थे। देखिए, जब मैं गुरु की कुटी पर पहुंचा, वह स्नान करने नदी पर गए हुए थे। यहाँ ये पूरा संयुक्त वाक्य तो से जुड़ा हुआ है। संयुक्त वाक्य की एक और पहचान है, कहते हैं कि समुच्चय बोधक ये संयुक्त वाक्य जो होते हैं और अथवा तथा किंतु परंतु लेकिन इसलिए यद्यपि तथापि आदि समुच्चय बोधक अव्यय में से किसी न किसी एक से जुड़े हुए होते हैं। तो रचना के आधार पर या रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हुए: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगली बात करते हैं हम नंबर 3, अर्थमूलक भेद। भाषा विज्ञान में कहेंगे अर्थमूलक भेद और व्याकरण में कहेंगे अर्थ अथवा संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, अर्थ या भाव का मतलब है मूड। वाक्य के 8 भेद किए जाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए जाते हैं। नंबर 1, विधि वाक्य या विधानार्थक।
जिससे किसी काम के करने या होने की सूचना मिले, जिससे किसी काम के करने या होने की सूचना मिले। जैसे पानी बरस रहा है, कृष्ण काम करता है, सूचना मिल रही है। दूसरे होते हैं निषेध वाक्य या निषेधार्थक वाक्य, जहां निषेध अथवा अभाव का बोध हो, नेगेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में कहा जाता है। जैसे मोहन काम नहीं करता, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तीसरे होते हैं प्रश्नवार्थक या प्रश्न वाक्य, जहां प्रश्न का बोध हो, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा इनके अंत में। यथा क्या कृष्ण काम करता है। चौथे होते हैं आज्ञार्थक वाक्य, जहां आज्ञा अथवा उपदेश का भाव हो, या तो आज्ञा हो या उपदेश हो। बाजार से फल ले आओ, बाजार से फल ले आओ। संदेहार्थक वाक्य, जहां संदेह का बोध हो, संभावना भी हो सकती है, संभावनार्थक भी कहते हैं कई। कृष्ण काम करता होगा, शायद कल परीक्षा का परिणाम आ जाए। इच्छार्थक वाक्य या इच्छाबोधक वाक्य, जहां इच्छा अथवा आशीर्वाद का बोध हो। इच्छा अथवा आशीर्वाद, वक्ता की इच्छा होगी या आशीर्वाद होगा। जैसे दूधो नहाओ पूतो फलो, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति भी है। सातवें होते हैं संकेत वाचक या संकेतार्थक, जहां संकेत अथवा शर्त का बोध हो। जैसे यदि कृष्ण पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, संकेत है या शर्त है। अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, शर्त है। और आठवें होते हैं विस्मयार्थक वाक्य, जहां विस्मय अथवा आश्चर्य का बोध हो। अरे तुम उत्तीर्ण हो गए, ओहो आप आ गए। ये होते हैं अर्थ या संरचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के। धन्यवाद, बाकी कल।